हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी और उसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, बोले तो जैव प्रक्रम। जैसा कि आप जानते हैं, जैव प्रक्रम में हमारे पास 4 चीजें हैं। पहला क्या है? पोषण। तो उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो जो है प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में लिखा है बायोलॉजी क्लास 10th और उसमें सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी केवल 11-12 वीडियोज हुई हैं जिसमें केवल क्या है, पोषण पढ़ाया गया है। बच्चों, अब हम जैव प्रक्रम का दूसरा जो है चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं श्वसन। तो आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम में 4 चीजें हैं: पोषण, श्वसन, वहन मतलब सर्कुलेशन, और चौथा हमारे पास है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो हम लोग बेटा अब पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। वीडियो को चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए कि वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं श्वसन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए बच्चों। अभी जो पेपर आ रहा है वो चाहे बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो, 100% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइनों से उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए सबका जो है अब सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी है। इसलिए जितनी भी किताबें आती हैं बच्चों, सब में लिखा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड। तो जब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है तो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़ लें, और हम आपको वही पढ़ाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं क्या होता है श्वसन। श्वसन को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरेशन। कुछ लोग रिस्पिरेशन भी पढ़ते हैं, तो बात एक ही हुई, रिस्पायरेशन। बोले तो बच्चों क्या कहते हैं? श्वसन। तो एक चीज पहले ही हम लोग समझ लेते हैं कि श्वसन और श्वासन में अंतर क्या है। श्वासन मतलब बेटा ब्रीदिंग होता है, सांस लेना। ये जिसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है क्या हमारे पास एंडोथर्मिक रिस्पायरेशन, दूसरा क्या होता है एक्सोथर्मिक रिस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन और क्या कहते हैं एक्सपायरेशन। अंतः श्वसन और क्या है बहिश्वसन कहा जाता है। लेकिन श्वसन क्या है? हम लोग जो अभी खाना खाए थे या जो भोज्य पदार्थ बेटा हम लोग अपने शरीर के अंदर क्या है ले गए, जिसका अवशोषण हो चुका था और वो क्या है कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंच चुका था। ऊतक में मेन चीज कहाँ? कोशिकाओं तक पहुंच चुका था, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। अब उस ग्लूकोज का होगा क्या बेटा? तो हमारा शरीर क्या करेगा? वायु के मदद से उसका क्या करेगा? दहन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। और आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज का दहन करते हैं, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। और जब हम किसी को जलाते हैं, चाहे घर में अपने हम कौड़ा तापें, आग जलाएं, किसी भी चीज का करें, तो देखिए उसमें से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलता है बच्चों? ऊर्जा निकलता है। और उस ऊर्जा का ही उपयोग तो हम लोग अपने कार्य के लिए करते हैं। शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं क्या है? ऊर्जा पर ही निर्धारित हैं। हम लोग जो काम करते हैं ऊर्जा पर ही डिपेंड है। शरीर की वृद्धि करना है, उसका विकास करना है ना, तो वो भी ऊर्जा पर ही डिपेंड है। तो जो खाद्य पदार्थ हमारे अंदर गया ना, जो पचा था, फिर उसका अवशोषण हुआ था, अवशोषण हो करके क्या हुआ था बेटा? वो कोशिकाओं तक पहुंचाया गया था ना, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बना था, तो उसे एसिमिलेशन कहते थे। जो बचा था अपशिष्ट पदार्थ वो शरीर से बाहर निकालते थे। तो जो कोशिकाओं में पहुंच गया, अब उसी का बेटा दहन करवाना है ताकि ऊर्जा मुक्त हो। तो श्वसन वह प्रक्रिया है। आप जानते हैं बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज का दहन नहीं हो सकता। हम लोगों में जब मृत्यु होती है तब भी कहते हैं दाह संस्कार करने गए। दाह संस्कार का मतलब जलाना, और जहां तक ऑक्सीजन रहती है वही जलता है। अपने घर में आप लालटेन ना, मोमबत्ती या कोई भी जो चिमनी वगैरह होती है उसको क्या करेंगे? जब गिलास तोप देंगे वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग देखे, आप जादूगर या तमाम चीज, बच्चे जो है हम लोग स्टाइल जब छोटे थे मारते थे तो क्या करते थे? माचिस जला कर मुंह में बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता था और माचिस क्या है बुझ जाती थी। हाँ, सांस ना लेते रहिएगा नाक से, नहीं तो जल जाएगा, तब वो जलता रहेगा। तो क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
चीजें क्या है, दहन नहीं कर पाती हैं, उनका दहन नहीं होता और नहीं जलती हैं। तो श्वसन क्या है, खाद्य पदार्थ बेटा देखो हमारे पास क्या था, आइए पहले देखते हैं। श्वसन में हम देखे थे C6H12O6, ये बेटा है ग्लूकोज, जिसे हम क्या है पाचन के द्वारा अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाए थे। अब इसका 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा क्या करते हैं, इसका दहन करवाते हैं ना, ऑक्सीकरण मतलब होता है इसका। तो हमको बनता क्या है बेटा, 6 अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, देखो 6 लिखा है, ये CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बने। उसके बाद बेटा 6 अणु किसके बनते हैं, जल के, और क्या है देखो ये क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी ना, इसी एनर्जी की तो हमको जरूरत है। तो मतलब श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थों का क्या है, विघटन किया जाता है, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर जी क्या श्वसन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते। उसमें भी खाद्य पदार्थ का ही विघटन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तब क्या दिक्कत होगी, ऊर्जा कम मिलेगी, ऊर्जा कम मिलेगी। तो अब हम पहले परिभाषा लिखेंगे कि श्वसन की परिभाषा क्या होती है। श्वसन आते हैं, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ का, जो हमारे पास बेटा पचित खाद्य पदार्थ था, वो पदार्थ का विघटन होता है या विघटन किया जाता है, और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो बेटा ये श्वसन क्या है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, विघटन उसका करते हैं, और उसमें हमको ऊर्जा मिलती है। अब उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मिलती हैं, जैसे साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, साथ में जल मिल गया। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का श्वसन हमारे पास हो रहा है। तो अलग अलग पथ, अलग अलग क्या है तरीके से जब अलग अलग श्वसन होता है तो उत्पाद भी अलग अलग मिलते हैं। तो आइए देखते हैं श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। श्वसन के प्रकार याद रखिएगा बच्चों अच्छे से, श्वसन के प्रकार अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। बेटा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में है, जिस तरीके से दिया गया है, जैसे लाइन दी गई है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बस वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल भी वही पूछेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, जो वही सही माना जाता है जो एनसीईआरटी में है, भले वो थोड़ा बहुत क्या हो गड़बड़ हो, लेकिन कॉपी उसी के अनुसार जचेगी। और जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जो नीट है, उन सब की एग्जामों में क्या होता है, तो आंसर भी वही सिलेक्ट होता है जो एनसीईआरटी में है। तो ध्यान से पढ़िए बेटा, श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला हम क्या लिखेंगे बेटा, एनाइरोबिक रिस्पायरेशन। इसे बेटा हिंदी में हम कहते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, या इसे आप अवायवीय भी कह सकते हैं।
वायुवीय या अवायवीय श्वसन, तो वायुवी भी कर दीजिए, अवायुवीय श्वसन। और दूसरा हमारे पास है बेटा क्या है, एरोबिक, क्या महाराज, एरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन या वायुवीय श्वसन, वायुवीय श्वसन। इसी का बेटा दूसरा नाम क्या होगा, इसका भी दूसरा नाम होगा, इसका भी, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। ये भी लिख लेना, सभी नाम जानते रहिए बेटा। ऑक्सी श्वसन, इसे वाले को क्या कहेंगे, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। तो बेटा सारे नाम याद रखिए। श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला बेटा एनाइरोबिक रिस्पायरेशन, जिसे हम अवायुवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन, और जिसे हम क्या कहते हैं, वायुवीय श्वसन या अवायुवीय श्वसन। तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप हमको बताइए कि हमारा जो है आप पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। बच्चों चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, ज़्यादा ओवर क्या है बताना भी नहीं है, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। सिलेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सक्सेस पाना है तो सही डायरेक्शन होना चाहिए, एक सही क्या है उद्देश्य होना चाहिए, एक सही टारगेट होना चाहिए कि आप किस मंजिल पे कहाँ जाने वाले हैं। हर रास्ते को अगर चेक करने लगेंगे तो बेटा भ्रमित हो जाएंगे। सीधा एक रास्ता पकड़िए और उस पर चलते चले जाइए, जरूर अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हीं को हम बेटा डिटेल में। श्वसन की रिएक्शन जो है ये अब शुरू से अंत तक जो है लिखी ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों में मेनली क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। तो आइए देखते हैं बेटा एनाइरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो चलो बच्चों देखते हैं, NIN है रोबिक रिस्पायरेशन। बहुत ही सिंपल और क्या है, बहुत ही अच्छा पढ़ना है, याद रखिएगा। तो एनाइरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, अभी आपको बताए थे क्या, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। इसी को बेटा क्या कहते हैं, अवायुवीय भी कहते हैं। तो इसीलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि ताकि आपको भली भांति अच्छे से याद रहे। तो आइए देखते हैं बेटा, जब खाद्य पदार्थ का विघटन क्या बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे क्या कहते हैं महाराज, अनाक्सी श्वसन कहते हैं या अवायुवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। आपने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा कि जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। तो श्वसन आखिर है क्या, श्वसन में खाद्य पदार्थों का विघटन ही तो किया जाता है, किसके लिए, ऊर्जा निकालने के लिए, क्योंकि हमारा सारा काम ऊर्जा पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जब खाद्य पदार्थ का विघटन, ये खाद्य पदार्थ का विघटन क्या हो गया बेटा, यही पूरा हो गया श्वसन। तो आप यहीं पे लिखते हैं कि जब श्वसन न ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं श्वसन में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि जब खाद्य पदार्थ का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो
तब उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनऑक्सीजन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास ये कैसे कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि 6 कार्बन वाला ये 2 जगह होगा, एक बेटा ईस्ट में होगा जब हम लोग फर्गमेंटेशन करवाते हैं, और दूसरा हमारे क्या होगा, मसल्स में, मांसपेशियों में होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अनाक्षी शोषण होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज, ठीक। अब ये ग्लूकोज क्या है बेटा, 6 कार्बन वाला अणु है। देखो लिखा है C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 6 ना, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, आप जानते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में बदलता है, पायरुविक एसिड में बदलता है, पायरुविक सी लगाना भूल गए, पायरुविक एसिड में बेटा बदलता है। ये काम क्या होगा, चाहे ऑक्सी शोषण हो 3 कार्बन वाला, ये क्या है 6 कार्बन वाला, ये वाला चाहे ऑक्सी शोषण हो चाहे अनॉक्सी शोषण हो, ये काम क्या है, दोनों में ही होता है, और इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस क्या कहा जाता है इसको बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। और ये काम होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में होता है। आप जानते हैं, हम अभी बता रहे थे आपको बच्चों कि ग्लूकोज कोशिका में पहुंच चुका है, अब उस ग्लूकोज को तोड़ना है, उसका विघटन करना है, उसका ब्रेकडाउन करना है, जिस भाषा में आप समझे वो समझिए, ताकि उससे ऊर्जा निकाली जा सके। तो पहले वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या है, डायरेक्ट किस में बदलता है, पायरुविक एसिड में, किसके द्वारा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में होती है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन साइटोप्लाज्म, बच्चा पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, कोशाद्रव्य में होता है। ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कि एरोबिक रिस्पायरेशन में, तो बच्चों दोनों में, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फोवेलिक पाथवे, मतलब वो चाहे क्या हो, एरोबिक हो चाहे क्या एनाएरोबिक हो, उसमें ग्लूकोज क्या है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुविक एसिड में टूटेगा ही टूटेगा। अब देखो, अब अगर पायरुविक एसिड को क्या मिल गया बेटा, ऑक्सीजन, तब तो होगा ऑक्सी शोषण, लेकिन ऑक्सीजन ना मिला तब होगा अनॉक्सी शोषण, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनॉक्सी शोषण ही, तो इसीलिए इसमें हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। तब पायरुविक एसिड क्या होता है बेटा, पायरुविक एसिड बदलता है 2 कार्बन वाले कंपाउंड, किसमें, एथेनॉल में, किसमें, एथेनॉल में, C2H5OH, और साथ में क्या हमको प्राप्त होता है बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और महाराज का प्राप्त होता है प्लस, अब वहां जगह नहीं बेटा, यहां लिख रहे हैं प्लस, क्या है, ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा। तो ये काम हमको जो ऊर्जा मिली ये बहुत कम है, ये ऊर्जा क्या है, बहुत कम रहती है, कम लिख दे रहे हैं, तो समझ जाना कि अनॉक्सी शोषण में ऊर्जा क्या है, कम प्राप्त होती है। और ये वाला काम कहाँ होता है, एथेनॉल कहाँ बनता है बेटा, ये ईस्ट में बनता है, कहाँ पे, ईस्ट में। तो हम इसे एथेनॉल को, ये सूत्र लिखे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एथेनॉल, ये क्या है महाराज, एथेनॉल है यही, और ये काम हो कहाँ रहा है, ईस्ट में। कहाँ पे लिखेंगे, ईस्ट में, तो यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इसे किड1 कहते हैं, जो कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
स्थिति में होता है। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन और बन गया कि आखिर किण्वन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थ को क्या छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदल देते हैं। जैसे पाचन में आपको बताए थे, पाचन क्या है, खाद्य पदार्थ के क्या है, जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में और शोषण युक्त सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इसमें भी तोड़ा जाता है लेकिन कम तोड़ा जाता है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे पास हो सकता है, होता है। ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन हम लोग देखेंगे कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा करवाया जाता है, ईस्ट के द्वारा करवाया जाता है। जैसे बियर, विस्की, न वोडका, रम, या हम लोगों के पास जो है जब गन्ने का रस रखते हैं उससे जब सिरका बनता है तो बेटा उसमें भी क्या होता है, हम लोग फ्रेगमेंटेशन का ही करवाते हैं। किसके द्वारा, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर क्या है बेटा, फंजाई है ना, जिसे हिंदी में खमीर कहा जाता है, एक कोशिकी कवक। यही एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है, बाकी महाराज सारे के सारे कवक क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, इसमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, बहुत कम। क्या होती है, बहुत कम बेटा। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए फ्रेगमेंटेशन की क्रिया के दौरान क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल। क्या है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, एक प्रकार का एल्कोहल, साधारण एल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बेटा, ऊर्जा होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। नहीं से हम अब देखो लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो बेटा ये हम देखे क्या, अवायवीय श्वसन। अभी और देखेंगे कि और अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, तो इसको हटाते हैं, इस एग्जाम्पल को बेटा दूसरा देखते हैं। अब इसको हटाते हैं। अब हम देखेंगे, एक हमने देखा ईस्ट में, अब दूसरा कहाँ पे देखेंगे, हमारे पास मानव की मांसपेशियों में। हमारे मांसपेशियों में जब हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, और काम करने के लिए आपको पता है बच्चों की ऊर्जा की आवश्यकता होती, तो हमारा शरीर कहता है अरे हटाओ, नहीं ऑक्सीजन मिल रहा तब हम काम करेंगे, इस समय तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा हम देंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो कहता है हटाओ, हम बिना ऑक्सीजन ही के श्वसन कर देंगे, तो उसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, बताएं कि उसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में ही बदलेगा। ठीक, जब ये क्या हुआ, पायरुविक एसिड में बदला, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ये इसको देखो लिख रहे हैं पायरुविक एसिड, कहाँ बेटा, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जानते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यौगिक है। ये अब किस में बदल रहा है बेटा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब याद रखना कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, इतना कम बनता है कि क्या है पता भी नहीं चलता, इसलिए लिखा नहीं जाता। लैक्टिक एसिड और प्लस क्या है बेटा, एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण होगा। इसमें भी जो ऊर्जा है ये कम ही होगी, क्या है, कम होगी। तो एनाएरोबिक उत्पाद देख के हम जान जाएंगे ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्षी श्वसन कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा। आइए दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर यहीं पे क्या बना होता, एथेनॉल, तो हम जानते हैं कि अनाक्षी श्वसन कहाँ हुआ है बेटा, ईस्ट में, और उस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे बना उत्पाद में लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड बदला है लैक्टिक एसिड में, तब हम जान गए कि ये क्या होता है, मांसपेशियों में होता है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो बेटा इसे भी हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। और लैक्टिक एसिड भी हमारे पास क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। एथेनॉल 2 कार्बन वाला था, 3, इसमें भी एनर्जी बनती है लेकिन कम ही एनर्जी बनती है। तो आइए हम लोग ये क्या कहेंगे, कहाँ पे, मसल्स में। ये काम कहाँ पे होता है बेटा, मसल। मुश्किल नहीं है, मुश्किल ना पढ़ना, मसल मतलब मांसपेशी, क्या है, मांसपेशियों में होता है। अब इसका जीता जागता उदाहरण,
जैसे हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, उतना काम अब नहीं करते, एक दिन गए खूब फरुआ चला दिए, एक दिन गए खूब जल्दी जल्दी क्या है चरी काट दिए, कुटी काट दिए ना, तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, एनर्जी चाहिए, तो अनऑक्सी श्वसन हो गया, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, और फिर हाथ पैर नहीं उड़ता, हाथ पैर बेटा नहीं उठता। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलिए या एक्सरसाइज कर लिए, एकाएक रोज नहीं करते, एक दिन गए मूड हुआ डंबल सबल मार दिए, सामने किसी को इम्प्रेस उम्प्रेस करना था तो झकाझक कर दिए, अब पता चला कि पूरा दूसरे दिन से हाथ क्या उठना ही भूल गया, उठा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा आप जान जाइए, उस समय जल्दी जल्दी काम करने से ऑक्सीजन की डिमांड क्या है ज्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन कम पहुंचा, तो हमारी मांसपेशियां कहता है इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाएंगे बेटा, तुम करते रहो, हम तुमको एनर्जी देंगे। तो पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? क्रैम्पिंग ऑफ क्या है? मसल्स। मसल क्या हो जाती है? जाम हो जाती है ना, भारी भारी हो जाता है। तो आइए लिखते हैं, तो लिखेंगे मांसपेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर अनाक्सी श्वसन होता है ना? तो बेटा क्या होता है? अनाक्षी श्वसन होता है। जब जिसमें क्या होगा बताइए? लैक्टिक एसिड क्या है? बनता है। अब यहां पे लिखेंगे, थोड़ा याद रखिएगा, जिसमें लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बेटा ये ऊर्जा तो कम ही होती है ना, और शरीर में लैक्टिक एसिड बनने की वजह से मसल्स में क्या होता है बेटा? अकड़न होती है ना, मसल्स जम जाती है, जिससे अब यहां पे लिख रहे हैं लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियां जाम हो जाती हैं। तो थोड़ा सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे थोड़ा बहुत नहीं दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोशिश की जा रही है कि आपको सब दिखाई दे। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा बेटा कि यही क्या है? लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड क्या हो गया? ये देखो, कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड क्या है? हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, इसलिए हाथ पैर नहीं उठता। जब हम एकाएक बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, डेली करते हैं, तब कोई बात नहीं होगी, तब ऑक्सीजन की हैबिट पड़ी रहेगी ना। इसे अनाक्षी श्वसन हम लोग कहते हैं। कहाँ पे होता है? मांसपेशियों में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा? जब क्या होगा? अनाक्षी श्वसन ईस्ट में होगा, तब क्या बनेगा? अभी एक बार लिखेंगे, जब ऑक्सीजन श्वसन भी पढ़ लेंगे तब बेटा वहां पे क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगी। और जब क्या है? अनाक्षी श्वसन हमारी मांसपेशियों में होगा, तब बेटा क्या है? लैक्टिक एसिड बनेगा और ऊर्जा बनेगी, और इस दौरान जो ऊर्जा बनती है वो कम ही रहती है। तो इसलिए क्या है? ऑक्सी श्वसन होना जरूरी है। अनाक्षी श्वसन में कम ही ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से हमारा काम लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो इसलिए हम लोगों को ऑक्सी श्वसन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, अनाक्षी श्वसन कहाँ पे होता है? ईस्ट में, और हमारे पास मसल्स में ना। ईस्ट में जब होता है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन किण्वन कहते हैं, और हमारे अंदर जो जम जाते हैं हाथ पैर, वो लैक्टिक एसिड के जमने से होता है, लैक्टिक एसिड के बनने से होता है। तो बच्चों, अब हम लोग ऑक्सी श्वसन क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमारी ये वीडियोज आपको कैसी लगी। बेटा कंसाइज है लेकिन सॉलिड है ना, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। जो उतना ही पढ़ना है जितना कि बहुत जरूरी है, 100% सेलेक्टिव है।
अभी बोर्ड के एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चन जो है 10th के और 12th के आए हैं और हर बार जो है इसकी तरह इस बार भी आएंगे 2024 के एग्जाम में। और नीट वगैरह के लिए तो क्लास 11th और 12th की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्द ही चालू होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आखिरी क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।